हाँ भाई, तो अगला सवाल अगले सेक्शन का, क्वेश्चन नंबर 7 सेक्शन 2 था। कौन सा भाई? सेक्शन 2 था अपना। ओहो, सेक्शन 2 थोड़ा ट्रिकी था। ट्रिकी मतलब जो हमेशा आता है। सेक्शन 2 था मल्टीपल करेक्ट क्वेश्चंस। ये कौन से क्वेश्चन से था? ये था 7 से लेकर 12 तक। 1 to 6 क्या थे अपन समझ चुके। 7 से 12 था सेक्शन 2। इसमें क्या था? मल्टीपल करेक्ट, यानी कि एक से ज्यादा ऑप्शन सही हो सकते हैं। ऑप्शन 4 ही दिए इन्होंने आपको, पर आपके ऑप्शन एक से ज्यादा सही हो सकते हैं। अच्छा सर, मान लीजिए कि 3 ऑप्शन सही थे और मैं 2 ही सही लगा के आ पाया तो नंबर मिलेंगे। इसमें कोई दोहराए वाली बात नहीं है। अच्छा कैसे? मतलब +4 अगर आपने सारे सही ऑप्शंस टिक कर दिए, +4 फॉर ऑल द करेक्ट ऑप्शंस। ओके, यानी कि अगर मान लीजिए कि 3 ऑप्शन सही थे और तुमने तीनों सही लगा दिए, ठीक, तो भाई मजा आ गया, 4 मिल गए। 2 ही सही थे तो भी 2 लगा दिए तो भी 4 मिल गए। एक ही सही था, जाहिर सी बात है मल्टीप्लिकेटर देते हैं तो जनरली एक से ज्यादा आंसर सही देते ही देते हैं, बट फिर भी मान लीजिए एक ही सही था और आपने एक लगा दिया तो भी 4 मिलेंगे। बोलो क्लियर है? ठीक भाई, अच्छी बात। अच्छा, अगर मान लो कि तुम्हारे 4 ऑप्शन सही थे, मतलब जो आंसर थे वो चारों सही थे, पर तुमने 3 ही टिक लगाए तो तुम्हें +3 मिल जाएगा। ठीक है। अगर मान लो कि 3 ऑप्शन सही थे और तुमने 2 ही सही लगाए तो +2 मिल जाएगा। अच्छा ठीक है। अगर मान लो कि तुम्हारे 2 सही थे और तुमने एक ही टिक लगाया तो +1 मिल जाएगा। बोलो क्लियर है? +3 कब मिलेगा? चारों सही थे 3 सही। अगर 4 सही है और 3 आपने सही लगा दिए, बोलो क्लियर है, तब भी अपने को 3 मिल जाएंगे। मतलब हर एक सही पे आपको एक एक नंबर मिलता जाएगा। बाकी सभी केसेस में -2 नेगेटिव मार्किंग। ओके, बड़ी खतरनाक है। मतलब इसमें क्या सीखने वाली बात है, जो नए बच्चे जो जेईई देंगे उनको समझो। आप सही नहीं भी टिक लगा पाओ कोई बात नहीं, पर गलती से मत लगा देना, वरना जितनी मेहनत करिए सब बेकार हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मान लीजिए कि 3 ऑप्शन सही थे, तूने एक सही लगा दिया एक गलत लगा दी तो -2 है। याद रखना एकदम। मान लीजिए 4 सही थे, चारों मतलब 3 सही थे, मान लो 3 सही थे, उसमें तूने 2 सही लगाए और एक गलत वाला लगा दिया तो भी -2 है। इसलिए नेगेटिव मार्किंग इसमें ध्यान से, क्या इस सेक्शन में ध्यान रखने वाली बात है कि बहुत सोच समझकर ही टिक लगाएं। अगर जरा सा भी गलत लग रहा हो तो टिक ना लगाएं, क्योंकि ज्यादा नंबर आने से खतरनाक यह है कि आपके -2 हो जाएंगे। -2 है वो भी। क्या मेरी बात क्लियर है? खैर, मार्किंग स्कीम आप सब लोग जानते होंगे। आगे चलते हैं तो प्रश्न नंबर 7 जेईई 2020 एडवांस का पेपर 2 आ रहा है आपके सामने। अब A beaker of radius r is filled with water refractant index 4/3 up to a height h as shown in the figure। एक बीकर है, ऐसे एक बीकर है पानी का। लो भाई, एक बीकर है, उसमें पानी भरा हुआ है। कितनी हाइट तक? h हाइट तक। हाँ सर, बात समझ में आ गई, ठीक है। as shown in the figure अभी आगे आएगा इसलिए देख लेते हैं। The beaker is kept on a horizontal table rotating with angular speed omega, मतलब वो ऐसे घूम रहा है। अभी एनिमेशन भी दिखा दूंगा, परेशान ना हो। This makes the water surface curved so that the difference in the height of water level। अरे हाँ, सर ने पढ़ाया था कि अगर ऐसे बीकर घूमे तो क्या याद करो, ω² g²/2g याद है? एक h हाइट आया करती थी। हाँ, ऐसा पैराबोला टाइप बनता था, उस पर बात हो रही। This makes the water surface curved so that the difference in the height of water level at the center and at the circumference of the beaker is h। ठीक है, where h is less than h is less than r। मतलब जो डिफरेंस आया, मतलब जो आपकी शेप ऐसे बन जाएगी, ये शेप, इस शेप का जो ये h डिफरेंस आएगा, ये h छोटा है किससे? ये r से भी छोटा है, यानी कि रेडियस ऑफ द ट्यूब से भी छोटा है, और जो हाइट तक पानी भरा हुआ था उससे भी छोटा है। ठीक, as shown in the figure on the right, take this surface to be approximately spherical with a radius of curvature r। अच्छा, तो जो रेडियस ऑफ कर्वेचर बनता है ना यहाँ पे, ऐसे इसको r बोला इन्होंने। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर करेक्ट। अब इसने 4 ऑप्शन अपने को दे दिए। पहली बात अपन देखें ध्यान से, ये ऑप्शन दिए उसने, डायग्राम मैंने आपको समझा दिया। बेसिकली एक r और छोटे r और h में रिलेशन चाहिए, और एक उसने अपरेंट डेप्थ ऑफ द बॉटम ऑफ द बीकर। अपरेंट डेप्थ, कर्व्ड सरफेस आ गई, अपरेंट डेप्थ, ऑप्टिक्स भी लग गई और फ्लूइड भी आ गया। ओ हो, और घूम रहा है तो सर्कुलर भी आ गया। हाँ, बात तो समझ आ रही है। तो पहले ऑप्शंस को देख लो, आर निकालना है एक तो, और एक अपरेंट डेप्थ। तो ध्यान से देखो, तो 2 ऑप्शन आर के हैं, 2 ऑप्शन अपरेंट डेप्थ के हैं। तो लॉजिक ऐसा लग रहा है कि ए बी में से कोई सही होगा और सी डी में से कोई सही होगा, तो दोनों निकालते हैं। सवाल को पढ़ने से पहले समझ गए, एक आर निकालना है और एक अपरेंट डेप्थ निकालना है।
हाँ सर, बात तो समझ आ रही। अब देखते हैं पहले हो क्या रहा है। ऐसे अपना ये कंटेनर था जो है h हाइट तक था, ठीक भाई, अच्छी बात। यार रेडियस था, ऐसे घूम रहा था ओमेगा से, बोलो समझ में आ रहा है, इसलिए ऐसी शेप बन जाती है, ठीक है। याद है h इक्वल टू ओमेगा स्क्वायर जी स्क्वायर बाई 2g ओमेगा स्क्वायर आर स्क्वायर, आर मतलब ये दूरी, यहां से आर दूरी, जो ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर बाई 2g सुना होगा तुमने, h की वैल्यू हुआ करती है किसी भी, अगर अपन बात करें किसी भी यार h, ठीक है ऐसे, हाँ सर ठीक भाई, ऐसे फॉर्मूला होता है, आपने पढ़ा होगा जरूर। खैर, तो ऐसे अपन ने इसको इधर बना लिया, एच बहुत छोटा दे रखा है। अब सिंपल सी बात, कुछ नहीं करना, देखो ध्यान से समझ में आएगा। आर ये अपना रेडियस ऑफ कर्वेचर है, ये अगर रेडियस ऑफ कर्वेचर है आर, देखो पीछे दिखाई दे रहा होगा, ये अपना हो गया आर, ये अपना हो गया कैपिटल आर, ये हो गया आर माइनस एच। क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? ये देखो ट्राइंगल बन गया, क्या पाइथागोरस थ्योरम लगा सकते हैं? लगा लो, आर माइनस एच का होल स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर इक्वल टू कैपिटल आर स्क्वायर, यस और नो? पाइथागोरस थ्योरम लगा ली, लो भाई, ओ हो, जैसे ही पाइथागोरस थ्योरम लगाई पहले पार्ट का आंसर आ जाएगा। देखो भाई, आर स्क्वायर इक्वल टू आर स्क्वायर, इसे खोल लो, माइनस 2RH प्लस एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर ने आर स्क्वायर को मार दिया, कैपिटल आर का रिलेशन दे रखा है, तो देखो आपका रिलेशन क्या आया, 2RH इक्वल टू एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, यानी कि एच की वैल्यू कितनी आई, एच स्क्वायर सॉरी आर की वैल्यू कितनी आई, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2h। ध्यान से देखो पीछे क्या ऐसा ऑप्शन दे रखा है, हाँ देखे तो दे रखा है क्या, अरे हाँ सर दे रखा है, कौन सा, अरे हाँ सर दे रखा है, कौन सा, बोलो भाई, ए, यानी कि ए आंसर तो आ गया, लो भाई ए आंसर आ गया, सिंपल मैथ्स। अरे आ गया क्या? अब दूसरा देखते हैं अपरेंट डेप्थ। पहले अपरेंट डेप्थ को समझो हो क्यों रहा है। यहां पर अगर आपका ऑब्जेक्ट है इस जगह पे, तो सोचो, कलर चेंज कर लेता हूं, क्या रे ऐसे जाएगी? आपको नहीं लगता ये स्फेरिकल रिफ्रैक्शन है? n2 बाई वी माइनस n1 बाई यू इक्वल टू n2 माइनस n1 बाई आर। n2 है उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे जा रही है, n1 है उस वाले मीडियम का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जिसमें रे आ रही है, जिधर रे जाए उधर लेते हैं पॉजिटिव, बिल्कुल सही। तो फॉर्मूला लगाएंगे, आंसर पाएंगे, लो आ जाओ, और जो असम्पशन दिए हैं उसे अप्लाई कर लेंगे और इस रिलेशन को भी यूज कर लेंगे, तो अपनी बात बनेगी। अब प्योर मैथ्स है, आ जाओ फॉर्मूला लगाते हैं, आ जाओ भाई। ओके, तो फाइनल इमेज कहां बनेगी? अपरेंट डेप्थ, क्या वो वी ही मेरा आंसर है? क्या यू मेरा एच हाइट हो गई? हाँ देखो भाई, द इक्वेशन ऑफ रिफ्रैक्शन एट ए स्फेरिकल सरफेस, ध्यान से देखो, जब रेज यहां से निकलेंगी ऐसे, तो क्या u हो जाएगा माइनस एच, ऊपर लेंगे पॉजिटिव, ओके, n2 हो जाएगा 1, n1 हो जाएगा इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स जो 4/3 दे रखा है, ओके। देखो μ2 बाई वी माइनस μ1 बाई यू इक्वल टू μ2 माइनस μ1 बाई आर, आर देखो तो आएगा प्लस आर। ये कौन सा आर है? ये रेडियस ऑफ कर्वेचर ऑफ द सरफेस है, क्योंकि इट विल एक्ट एज ए स्फेरिकल रिफ्रैक्शन, ओके। तो देखो n2 1 बाई वी, बिल्कुल सही चल रहा है सर, अच्छा लग रहा है, n2 बाई वी, n1 इज 4/3, ओ हो, अब देखो ये क्या है, u देखो, ये टोटल हाइट अपनी कितनी थी h, उससे अपनी जो सरफेस है वो कितनी आ गई, माइनस h। हालांकि अपन डायरेक्ट h रख के भी सॉल्व कर सकते हैं क्योंकि h को बहुत छोटा दे रखा है, पर कोई बात नहीं, अपन बेसिक से चलते हैं। तो अपन ने ले लिया ये वाली चीज, बोलो क्लियर है एकदम? तो ये जो हाइट बची, ये बची कितनी, ये बची h माइनस h, ठीक। तो तुम्हारा u क्या लिख सकते हो तुम, माइनस ऑफ h माइनस h, बोलो क्लियर? तो ये आ गई इक्वेशन, बोलो समझ में आई? फिर मैं कह रहा हूं h को उड़ा सकते हो, h के कंपैरिजन में दे रखा है, बट अपन पूरा सॉल्व करते हैं। n2 1, n1 4/3 बाई ऊपर की तरफ तो प्लस r, बिल्कुल सही सर। अरे सही चल रहा है क्या? अरे सोच लो, हाँ सर बिल्कुल सही। तो 1 बाई वी 4/3 h माइनस एच इक्वल टू, ये सॉल्व करा 3 माइनस 4 माइनस 1/3, तो माइनस 1/3 आर, बोलो क्लियर है क्या? बिल्कुल सही सर। अगर h छोटा है r से, तो r की वैल्यू अपनी h स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर बाई 2h है, ये तो अपने को दे रखा है। अगर h छोटा है r से, तो क्या इस वाले h को उड़ा सकते हैं? तो क्या r की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आर स्क्वायर बाई 2h लिख सकते हैं? समझ में आया ये क्यों करा? अगर h की वैल्यू किससे कम दे रखी है, r से, अगर r से कम दे रखी है तो ऐसा कर सकते हैं, हाँ सर बिल्कुल कर सकते हैं। तो r की वैल्यू आई आर स्क्वायर बाई 2h, आर स्क्वायर बाई 2h, ओके बिल्कुल सही, बहुत बढ़िया। अब देखो उसकी इस वैल्यू को बेसिकली आर स्क्वायर बाई 2h को उठा के अपन यहां यूज करेंगे इस जगह, बोलो क्लियर है? हाँ, मैं ऐसा क्यों कर रहा हूं, पहले पीछे ऑप्शंस को देखो, तुम्हें मेरी बात समझ में आएगी ऐसा अपन कर क्यों रहे हैं। देखो हमेशा ऑप्शंस को देखना चाहिए। अपरेंट डेप्थ को देखो किस किस की टर्म्स में दे रखा है, देखो बड़ा H और सिर्फ बड़ा H है, यानी कि छोटा r भी नहीं आना है और कैपिटल R भी नहीं आना है। कैपिटल R तो वैसे भी निकालना था, तो छोटा r भी नहीं आना है, इसलिए रिप्लेस कर लेंगे उसको। छोटा r क्या था,
वो वाली रेडियस। बोलो क्लियर है? तो कैपिटल आर को छोटे आर से रिप्लेस करके हटा देंगे। ठीक, चलो भाई। अच्छा देखो भाई, ये आ गया, तो ये वाली वैल्यू आर की वैल्यू आ गई आर स्क्वायर बाई 2h। अब देखो अपन क्या करें, आ जाओ इधर, आ जाओ भाई। 1/v इधर पीछे से लाया हूं, देखो मैं कहां से, देखो ये यहां से 1/v इस -1/3r को -4/3 वाली टर्म को इधर ले आओ, ले आए। लो भाई देखो, जब इधर ले आए तो देखो क्या करा, -4/-3h -2h/3r²। ये 3r² की वैल्यू जो अपने यहां पे लिखा ना, देखो ये रहा, r की वैल्यू क्या है, r²/2h। r की वैल्यू क्या है, r²/2h। तो इन्होंने यहां पर ये वैल्यू रख दी। ठीक है, तो ये टर्म्स ऐसे आ गई। बोलो समझ में आ रहा है? ठीक भाई, इसको ऐसे लिख लिया देखो, तो 1/v -2h/3r² -4/3h क्या इक्वेशन समझ में आई है? बोलो भाई, इसी को वापस ढंग से लिख दिया है। हाँ सर बिल्कुल। अब देखो क्या करा, अब फिर से देखो, अगर h बहुत छोटा है इससे तो क्या h -h को h रख सकते हैं? ये तो अपन पहले भी कर सकते थे, मैंने पहले ही बोला था, बट यहां पे अपन ने कर लिया। तो 1/v की वैल्यू क्या आई, -4/, ध्यान से समझो, -4/3h। मैंने ऐसा क्यों करा, क्योंकि आंसर जो ऑप्शन दे रखे हैं वो इसी तरीके से। तो -4/3h, देखो -4/3h, ये तो h बन गया ना सिर्फ, -h बेसिकली। तो ये माइनस माइनस क्या हो गया, प्लस। अरे आया कि नहीं आया? हाँ, तो देखो अपन -4/3h बाहर ले आए, ये आ गया देखो, तो -4/3h। ओके, तो -4/3h बाहर आया 1, ये पूरा -4/3h बाहर आ गया, तो 1 प्लस 3h/4 2h/3r²। बोलो क्लियर? क्योंकि आंसर इसी तरीके से दे रखा है। तो 1/v की वैल्यू आ गई -4/3h, 1 प्लस hh/2r²। बहुत बढ़िया, ध्यान से देखो। अब देखो ये वैल्यू कहां से आई, अगर आप पीछे देखो तो आपका ये वाली ये जो h है, ये h है क्या, ये यहां पर है, ये वाली तो हाइट है। अब मैंने आपको रिलेशन बताया था, कौन सा वाला, ये वाला रिलेशन, कि y = ω²r²/2g। जब भी कोई चीज घूमती है तो क्या ऐसे रखते हैं? हाँ सर बिल्कुल रखते हैं। तो y = ω²r²/2g। तो अगर अपन ये पूरा छोटा r ले लें तो y की वैल्यू क्या हो जाएगी, h। तो इस h की वैल्यू ω²r²/2g, यानी कि r²/h की वैल्यू जो चाहिए होगी हमें पीछे, देखो पीछे चाहिए होगी, देखो ये रही, देखो r²/h की वैल्यू इस रिलेशन से निकाल लेंगे। देखो r²/h, r²/h की वैल्यू कितनी आ गई, 2g/ω²। कितनी आ गई, 2g/ω²। इसको पीछे रख दो, ये रख दी। बोलो समझ में आई है? हाँ सर बिल्कुल समझ में आई। अब देखो बस क्या था, 1/v के लिए हो गई -4/3h, 1 प्लस h ω²/4g। क्या पूरा आंसर h की टर्म्स में आ गया? अब v को पलट लो तो क्या आ गया, 3h/4 1 प्लस ω²h/4g माइनस की तरफ। तुम्हें मेरी बात समझ आई कि नहीं आई? हाँ सर बिल्कुल आई, तो आंसर आ गया। अरे आया कि नहीं आया? अरे सोच लो, अरे पक्का बाकायदा स्टेप बाय स्टेप लिख के दिखाया है आपको, कंफ्यूज नहीं होना बिल्कुल। अरे सोच लो, अरे पक्का। चलो भाई अगला चलते हैं, फिर से एक और सवाल। तो जेई 2020, ये इसके आंसर आ गए ए और डी। तो जेई 2020 प्रश्न नंबर 8 आ रहा है आपके सामने। अब सुने ध्यान से, प्रश्न नंबर 8 क्या है। अच्छा भाई, अ स्टूडेंट स्केट्स अप अ रैंप विद, मैं आपको समझाता हूं एक्चुअली क्या, ऐसे एक रैंप है, ऐसे। तो रैंप पे क्या, एक स्केटिंग वाला लड़का ऐसे चलता है, फिर ऐसे सेमी सर्कल लेते हुए घूमता हुआ फिर नीचे आता है। सवाल ये है, अब उसको समझते हैं। अ स्टूडेंट स्केट्स अप रैंप दैट मेक्स एन एंगल 30 डिग्री। ये रैंप जो है ऐसे 30 डिग्री बना रही है, ठीक है, विद द हॉरिजॉन्टल। ही और शी स्टार्ट्स एट द बॉटम ऑफ द रैंप विद द स्पीड v0। तो जब वो इनिशियली स्टार्ट होती है तो v0 है, ऊपर जाएगा तो रफ्तार घटेगी, बिल्कुल सही। टू टर्न अराउंड अ सेमी सर्कल XYZ ऑफ रेडियस r। तो जिस सर्कल का वो रेडियस लेती है वो रेडियस r है, ठीक है। ड्यूरिंग विच ही शी रीचेज अ मैक्सिमम हाइट h। तो वो इसके मतलब हॉरिजॉन्टल लेवल से कितनी हाइट ऊपर चली जाती है, मैक्सिमम h। At point y from the ground as shown in the figure, assume that the energy loss is negligible and the force required for this turn at this highest point is provided by his or her weight only। उसने बोला कि जब आपका टॉप मोस्ट पॉइंट है, जैसे आप ऐसे गए ना ऐसे फिर यहां यूं घूमे, तो जो टॉप मोस्ट पॉइंट आएगा जहां पे आप टॉप मोस्ट पॉइंट पे थे, वहां पे जाहिर सी बात है अगर आप सर्कल कर रहे हो तो आपको सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए। उसने बोला कि सेंट्रीपिटल फोर्स सिर्फ mg का कंपोनेंट दे रहा है और कोई भी नहीं है, मतलब अपने को कोई फ्रिक्शन एक्शन कंसीडर नहीं करना, ठीक। अब उसने ऑप्शन दे दिया आपको, एक तो V0 और GR में रिलेशन दिया और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में पूछा कि वो कहां मैक्सिमम और मिनिमम है। तो V0 और स्क्वायर H और R में रिलेशन पूछा, जो इक्वेशन से समझ में आ रहा है कि एनर्जी की इक्वेशन से आ सकता है।
चलो देखते हैं, पहले फील करते हैं हो क्या रहा है। यह आया अपना 30 डिग्री, यह आया अपना लड़का, ऐसे चला, ओ हो एक्स पे, फिर चला देखो ऐसे घूमा एक्स से वाई, ओके, और यही अपनी मैक्सिमम हाइट है। बोलो दिखाई दे रहा है क्या? अब देखो, और फिर घूमा लड़का ऐसे जेड तक, ओके, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुम एक बात लॉजिकली समझना, यहां पे रफ्तार कितनी थी? इस जगह पे मैं कलर चेंज करके बताता हूं, बढ़िया। यहां पे रफ्तार कितनी थी? v0, ओके। यहां पे रफ्तार मान लो होगी v1, और सोचो इस जगह पे रफ्तार होगी v डैश, क्या v जो भी माननी हो, फिर क्या वापस यहां पे v1 हो जाएगी? हाँ सर, बिल्कुल सही। लॉजिकली सोचो कि मैग्नीट्यूड में कौन ज्यादा होगा, v0 उससे कम, v1 उससे कम v, क्योंकि जैसे जैसे आप ऊपर जा रहे हो वैसे वैसे हाइट बढ़ रही है तो स्पीड कम हो रही है। तो सोचो अगर मैं सर्कल कर रहा हूं ऐसे, तो x पर और z पर क्या सेंट्रीफ्यूगल फोर्स ऐसे ऐसे लगेगा? हाँ, सेंट्रीपिटल फोर्स जो चाहिए होगा, बिल्कुल। और क्या यहां पर ऐसे होगा? बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सच्ची एकदम। तो सोचो मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स कहां पर चाहिए? जहां पर स्पीड सबसे ज्यादा है, सेमी सर्कल में। सेमी सर्कल में स्पीड कहां पे ज्यादा है? y पे, z पे कि x पे? x और z पे तो सेम है, तो क्या x और z पे स्पीड ज्यादा है? तो वहां पर क्या सेंट्रीपिटल फोर्स ज्यादा चाहिए? हाँ, तो x और z पे क्या मैक्सिमम सेंट्रीपिटल फोर्स चाहिए? हाँ, क्योंकि वहां पर स्पीड सबसे ज्यादा है, यानी कि mv स्क्वायर बाई आर, mv स्क्वायर बाई आर। ओके सर, बात तो आपकी सही है सर, बिल्कुल सही लगा सर। अब देखो, बस सही लगा तो सुनो। अब देखो तो बैलेंसिंग इक्वेशन इस वाली जगह पे, अब तुम थोड़ा सा पीछे से समझना, इस वाली जगह पर, इस पर y वाली जगह पर ध्यान से देखो तो mg इधर है, क्या ये mg साइन थीटा है इधर जो लग रहा है ये फोर्स? mg साइन थीटा, क्या ये ही है जो इस सेंट्रीपिटल फोर्स को प्रोवाइड कर रहा है? मतलब जो इधर की तरफ लग रहा होगा mv स्क्वायर बाई आर। हाँ, बस तो यही करा। देखो देखो टॉप मोस्ट पॉइंट पे क्या करा, देखो mg साइन थीटा इक्वल टू mv स्क्वायर बाई आर। क्या ये इक्वेशन समझ आई है? हाँ सर, बिल्कुल समझ आई है। क्या फील के साथ समझ आई है? हाँ बिल्कुल। एक और इक्वेशन क्या करें, यहां पे रफ्तार कितनी थी? v0, यहां पर कितनी? मान लीजिए जैसे अंदर की तरफ अपन जा रहे हैं, कुछ भी v मान ली इधर तरफ, तो v अंदर की तरफ है। तो क्या अपनी एनर्जी बैलेंस्ड है? यहां की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी प्लस यहां की काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी क्या बराबर होनी चाहिए? हाँ, तो इक्वेशन लिखो। देखो भाई, पहली बात ये अपन ने mg sin 30 के लिए लिख दी mv स्क्वायर बाई आर, तो जी आर बाई टू इक्वल टू वी स्क्वायर, जी आर बाई टू इक्वल टू वी स्क्वायर, तो मैंने सॉल्व कर लिया। थीटा की 30 दे रखी है, mv स्क्वायर बाई आर, तो जी आर बाई टू की वैल्यू आ गई, यूज लेंगे रिलेशन में अभी, ठीक। अब देखो एनर्जी कंजर्वेशन, क्या इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी जीरो मान लो, तो क्या इनिशियल काइनेटिक एनर्जी हाफ mv नॉट स्क्वायर ये रहा। क्या इनिशियल टॉप मोस्ट पॉइंट पे जब पहुंच गए तो क्या काइनेटिक एनर्जी हो गई हाफ mv स्क्वायर, क्या पोटेंशियल एनर्जी हो गई mgh। इक्वेशन लिख ली, v स्क्वायर की वैल्यू ऊपर से रख दो तो gr की टर्म्स में आंसर आ जाएगा। देखो v नॉट स्क्वायर माइनस 2gh, अच्छा v की टर्म्स में दे रखा है उन्होंने तो आंसर, तो v नॉट स्क्वायर माइनस 2gh इक्वल टू v स्क्वायर। क्या ये रिलेशन v नॉट स्क्वायर माइनस 2gh और v स्क्वायर कितना हो गया? gr बाई 2। पीछे देखो ऑप्शन कैसे दे रखे, ओहो g और r की टर्म्स में, तो यानी कि v अपन ने gr की टर्म्स में निकाल लिया, तो लो भाई आंसर आ गया। ये देखो, लो भाई, वी नॉट स्क्वायर माइनस 2gh इक्वल टू gr बाई 2। हाँ सर, बढ़िया, मजा आया। चलो भाई और देखो, ये अपना एक ऑप्शन आ गया, ठीक। अब देखो तो आंसर क्या आया, ये ए वाला, और ये वाला क्या बोला मैं? द सेंट्रीपिटल फोर्स रिक्वायर्ड इज मैक्सिमम एट पॉइंट एक्स एंड जेड। एक्स वाई जेड में कहां सबसे ज्यादा होगा? एक्स और जेड पे, क्योंकि वहां पे रफ्तार सबसे ज्यादा है, रफ्तार सबसे ज्यादा है तो सेंट्रीपिटल फोर्स सबसे ज्यादा चाहिए, तो फोर्स भी सबसे ज्यादा चाहिए। क्या मेरी बात क्लियर है? अरे हाँ ना तो बोलना पड़ेगा भाई। हाँ सर, बस तो आंसर आ गया ए और डी, ए और डी। तो लो भाई मौज आ गई, लो भाई 2 सवाल फिर हो गए, मौज आ गई। और देखो चलो भाई, जेई एडवांस 2020 सेक्शन 2 प्रश्न नंबर 9 आ रहा है आपकी स्क्रीन पर अब। ओके,
बिल्कुल क्लास इलस्ट्रेशन ढंग से सुनना, कराते हैं बिल्कुल बिल्कुल ऐसा कैसे ही कराते हैं इनफैक्ट। द रॉड ऑफ मास m and length l pivoted, one of its ends is hanging vertically, a bullet of same mass moving at speed v striking the rod horizontally at a distance x from the pivot and gets embedded in it. The combined system now rotates with angular speed omega about the pivot. The maximum angular speed omega m. तो एक तो उसने ओमेगा पूछा, ए और बी में देखो ओमेगा है एक्स की टर्म्स में, और ओमेगा एम, ओमेगा मैक्सिमम, बुलेट टकरा रही है, रॉड घूमेगी, ठीक है भाई, आपने सुने होंगे एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन के सवाल, ध्यान से समझें। तो ऐसे घूमेगी, जब घूमेगी तो अपने को चाहिए कि बताओ किस ओमेगा के लिए ओमेगा मैक्सिमम होगा, किस एक्स के लिए ओमेगा मैक्सिमम होगा। एक्स जो ऊपर नीचे आप टकरा रहे हो, क्या उसकी पोजीशन अलग अलग होगी, तो क्या ओमेगा अलग होगी, ओमेगा अलग होगी, तो किस ओमेगा, किस एक्स के लिए ओमेगा मैक्स होगा वो उसने पूछा हुआ है। तो अपने को ये चीजें निकालनी है, बोलो क्लियर। सबसे पहले ओमेगा निकालेंगे एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, फिर ये देखना है कि किस एक्स के लिए ओमेगा मैक्सिमम है, तो ओमेगा मैक्सिमम भी निकालना है और एक्स मैक्सिमम भी निकालना है, और फिर चारों ऑप्शन को मैच करना है। तो बेसिकली तीन चीज निकालनी है, ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, क्या क्या तीन निकालनी है, ओमेगा एज अ फंक्शन ऑफ एक्स, एक्स फॉर ओमेगा मैक्स एंड ओमेगा मैक्स, ये तीन चीज निकालो और ऑप्शन में चेक करो कि भाई अपना ऑप्शन मैच हो रहा है या नहीं हो रहा है। थोड़ा सा एनिमेशन दिखाता हूं, फील आएगी आपको। ओहो बंदूक भी आ गई, मजा आ गया, बंदूक तो खिलौने वाली लग रही है, कोई बात नहीं, चलो भाई, तो खिलौने वाली बंदूक आई, ओ तेरी, फिर से देखो, मजा आया, आहा वाह। बताओ इसमें क्या कंजर्व रहता है, क्या इस वाली चीज के अबाउट एंगुलर मोमेंटम जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर, जस्ट बिफोर एंड जस्ट आफ्टर क्या कंजर्व रहता है हिंज पॉइंट के अबाउट, एंगुलर मोमेंटम। हाँ सर, क्योंकि हिंज पॉइंट के अबाउट कोई फोर्स नहीं होता, टॉर्क जीरो हो जाता है, तो सारे फोर्सेस यहीं से पास करते हैं, तो जो आपकी रॉड होती है उसका mg भी यहीं से पास करता है, नॉर्मल भी यहीं से पास करता है, तो भाई टॉर्क क्या इसके हिंज के अबाउट जीरो हो जाता है। तो जस्ट बिफोर और जस्ट आफ्टर क्या कंजर्व होता है, एंगुलर मोमेंटम। जस्ट बिफोर किसका होगा, बुलेट का। जस्ट बिफोर अगर डायग्राम बनाओ तो रॉड तो चुपचाप रखी हुई होगी और बुलेट आ रही होगी जो भी स्पीड दे रखी है, ठीक है, एक्स दूरी पे। और जस्ट आफ्टर सिचुएशन ये हो जाएगी कि बुलेट अंदर घुस चुकी है और ये घूम रही है ओमेगा से। तो एल इनिशियल बराबर एल फाइनल, एल इनिशियल बराबर एल फाइनल। ओके, हाँ सर बिल्कुल सही लग रहा है। अब क्या करें, आगे चलो, देखो ये तो घूम गया, देख गए हम, समझ गए। लो भाई ये अपनी सिचुएशन, तो एक्स दूरी पे, ठीक। अब देखो फॉर एंगुलर मोमेंटम कंजर्वेशन एल इनिशियल, एल इनिशियल का मतलब रॉड तो रुकी हुई है और बुलेट की रफ्तार है v, तो एंगुलर मोमेंटम ऑफ द बुलेट विद रिस्पेक्ट टू हिंज पॉइंट प्लस एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रॉड विद रिस्पेक्ट टू हिंज पॉइंट, हिंज पॉइंट तो रॉड तो रुकी हुई है इनिशियली, तो जीरो हो गया। देखो mvx, mvx, mvx बाहर की तरफ एंगुलर मोमेंटम आया, क्योंकि v और x में एंगल कितना है, v और x में एंगल कितना है, 90 डिग्री। बहुत बढ़िया साहब, तो mvx ये दूरी x। जैसे ही आप अंदर घुस गए, बुलेट यहां घुस गई, देखो जैसे ही बुलेट यहां घुस गई, क्या इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया, क्या जैसे ही ये घुस गई, क्या फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो गया आई ओमेगा। हाँ, अब इस रॉड और बुलेट का इसके अबाउट एंगुलर आई क्या होगा, एंगुलर मोमेंटम तो आई ओमेगा होगा, आई क्या होगा, रॉड का मोमेंट ऑफ इनर्शिया ml स्क्वायर बाय 3 और बुलेट का m कितनी दूरी पर, x दूरी पर, तो x स्क्वायर। क्या टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ गया अबाउट हिंज ऑफ द रॉड प्लस बुलेट, हाँ, इंटू ओमेगा। क्या ये फाइनल एंगुलर मोमेंटम हो गया जस्ट आफ्टर बुलेट एंड एम्बेडेड इनटू द रॉड, हाँ सर। तो ये इक्वेशन आ गई। तो बस इससे x ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ x आ जाएगा। m इक्वल टू मास ऑफ बुलेट एंड रॉड इज सेम दिया हुआ है, स्पीड ऑफ बुलेट अपनी v, स्पीड ऑफ बुलेट अपनी v थी जो b दे रखी है, तो ओमेगा की वैल्यू क्या आई, इसको इधर ले जाओ तो 3 ml स्क्वायर mx स्क्वायर, तो लिख दिया गया mvx ml स्क्वायर बाय 3 प्लस mx स्क्वायर। इसको अपन ध्यान से देखें तो m ने m को सब तरफ से मार लिया, तो vx बाई एल स्क्वायर बाय 3 प्लस x स्क्वायर, तो 3vx बाई एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर। क्या ये एक ऑप्शन दे रखा है, हाँ, जो दे रखा है वो आंसर आ गया। अब तो मैथ्स है, क्या ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ x है, अगर ओमेगा इज अ फंक्शन ऑफ x है तो कुछ नहीं करना है, ओमेगा को डिफरेंशिएट करें x के रिस्पेक्ट में, जीरो के बराबर करें, जीरो के बराबर कर
कर 0 के बराबर कर कर क्या x निकाल लें, क्या उस x के कॉरस्पॉन्डिंग ओमेगा मैक्स होगा, फिर उस x की वैल्यू वापस इस इक्वेशन में डाल दें तो क्या ओमेगा मैक्स आ जाएगा। अब प्योर मैथ्स है, अब प्योर क्या है, मैथ्स लॉ फटाफट कर लेते हैं। तो ऑप्शन ए इज करेक्ट, बहुत बढ़िया साहब, समझ आ गई ये बात। फॉर मैक्सिमम ओमेगा डी ओमेगा बाई डी एक्स इक्वल टू 0, डी बाई डी एक्स ऑफ दिस इक्वल टू 0। ध्यान से देखो तो x को नीचे ले आओ तो x नीचे आ गया, मतलब 3v को बाहर ले लिया तो 0 में चला जाएगा। x बाई इसको x को भी नीचे ले आओ तो देखो इसको ऐसे लिख सकते हैं। क्या इस स्टेप से स्टेप समझ में आई है? हाँ सर बिल्कुल समझ में आई है। क्या अच्छे से क्लियर हो रहा है? अब कुछ मत करो, ध्यान से देखो तो इस वाली टर्म को 1 बाई कुछ समथिंग t मान लो और उसे डिफरेंशिएट करो तो 1 बाई टी का इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन करो तो देखो डी बाई डी एक्स ऑफ एल स्क्वायर बाई एक्स प्लस 3x की पावर -1। इसको भी ऐसे लिख सकते हैं, मैथ्स है कैसे भी कर सकते हो जैसे तुम्हें अच्छा लगे। चाहो तो आप ऐसे भी कर सकते हो कि x और 1 बाई एल स्क्वायर प्लस 3x स्क्वायर को अलग अलग डिफरेंशिएट कर लो, जो तुम्हें अच्छा लगे। जो अपने को समझ में आया वो अपने कर लिया, उसमें परेशान नहीं होना। तो इसका डिफरेंशिएशन क्या करेंगे, पहले t की पावर -1 का कर लेंगे, बोलो क्लियर है। तो उसका इंटीग्रेशन क्या होता है, x की पावर डिफरेंशिएशन क्या होता है, x की पावर n का डिफरेंशिएशन क्या होता है, n x की पावर n -1। तो -1 कितना हो गया, -2, ये आ गया, ये -1 आ गया और ये वाली टर्म। बोलो क्लियर है। बस अब कुछ नहीं करना, अगर अपने को 0 होना है तो ये तो इधर 0 में चला जाएगा, -2 तो नीचे चला गया पूरा का पूरा। तो -l स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0। लो भाई, तो -l स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 3 इक्वल टू 0, तो l स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 3, तो l x की वैल्यू क्या आई, l/√3। तो जब ओमेगा मैक्स होगा तो x की वैल्यू क्या होगी, l/√3। ओके, तो ऑप्शन सी इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज करेक्ट। हां सर बिल्कुल सही बात, मजा आया, अच्छा लगा। और सुने, नाउ पुट द वैल्यू ऑफ x। अब इस x की वैल्यू किसमें रख दें, ओमेगा जो आपने पीछे निकाला था, तो ओमेगा मैक्स आ जाएगा क्योंकि इसी x के कॉरस्पॉन्डिंग तो ओमेगा मैक्स है। हाँ सर, तो रख दो। लो भाई 3vx, इसमें x की जगह क्या रख दो, l/√3। तो l/√3 जैसे रखोगे तो देखो ये l/√3 है, 3 ने 3 को मार दिया, देखो नीचे समझ में आ रहा होगा। 3vl/√3 है, 3 ने 3 को मार दिया, नीचे आ जाएगा 2l स्क्वायर, ऊपर बच जाएगा 3vl/√3, तो √3vl, तो √3v/2l। तो ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट, ऑप्शन डी इज ऑल्सो करेक्ट, यानी कि 3 ऑप्शन सही नजर आ रहे हैं। बोलो क्लियर है। हाँ सर, बस तो आ गया। लो भाई कौन कौन सा, ACD, ACD इज द करेक्ट आंसर। क्या मेरी बात क्लियर है? हाँ सर।